बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बहुत ही थोड़े से लोग हैं, चलें कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। अब हम सेक्शन 8 देख लेते हैं। वेयर इन एनी टैक्स ईयर a person disposes of depreciable asset, no depreciation deduction shall be allowed under this section for that year. And इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर जिस टैक्स ईयर में आप एसेट को डिस्पोज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उसको सेल कर देते हैं। डिस्पोजल का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, लेकिन हम फिलहाल सेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने अगर सेल कर दिया तो जिस साल में उसको सेल किया है, डिस्पोज कर दिया है, तो उस साल में एसेट का, डेप्रिशिएबल एसेट का डेप्रिसिएशन आप वर्कआउट नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस साल में आपने एसेट खरीदा है उस साल में आप टैक्स डेप्रिसिएशन लेते हैं, जैसा कि हमने सब सेक्शन 1 में देखा था। और जिस साल में आप डिस्पोजल करते हैं उस साल में टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं लेते। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी लिखते हैं ना कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो वही वाली बात यहाँ पर है। आगे क्या लिखा है? एंड क्लॉज ए, इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी जो आपको मुआवजा मिला है एसेट को डिस्पोज करने पे, वो मुआवजा एक्सीड कर जाता है, एक्सीड्स द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। तो डब्ल्यूडीवी से अगर एक्सीड कर जाता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अभी हम एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी 100 रुपए की ली थी और उसकी डब्ल्यूडीवी 2 साल के बाद 80 रुपए रह गई और आपने 90 रुपए की गाड़ी बेच दी है। तो अब 10 रुपए का जो गेन है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का एसेट था। बिजनेस का एसेट का जब भी डिस्पोजल होगा उस पर जो गेन होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही लेंगे, चार्ज करेंगे, यानी उसमें ही आप काउंट करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही हेड ऑफ इनकम की बात हो रही है। उस गेन को किसी और हेड में मत ले जाइएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही रखिएगा। क्लॉज बी, if the consideration received is less than the written down value of the asset at the time of disposal, the difference shall be allowed as a deduction in computing person's income chargeable under the head income from business for that year. इसका मतलब ये है, अब लेट्स से आपने एक गाड़ी खरीदी थी 100 रुपए की और उसकी डब्ल्यूटीवी वैल्यू 80 रुपए की है और आपने बेच दी 70 रुपए की, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ये जो 10 रुपए का लॉस है इसको भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही ले लीजिएगा, क्योंकि लॉस है तो इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। कंप्यूटर थोड़ी सी स्प्रेडशीट पे हम वर्किंग जैसे हम कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इस सेक्शन 8 की हम बात करें, थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग कर लें कि डेप्रिसिएशन के केस में एडजस्टमेंट क्या करनी होती है हमें अकाउंटिंग इनकम में। फॉर एग्जांपल आप एक पार्टनरशिप फर्म हैं और आप पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अकाउंटिंग इनकम ले लेते हैं बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग इनकम बिफोर टैक्स आप ले लेते हैं। तो अकाउंटिंग गेन जो होता है डिस्पोजल ऑफ एसेट पे, वो ऑलरेडी ऐड हुआ होता है आपकी अकाउंटिंग इनकम में। तो आप उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेट्स से आपकी अकाउंटिंग इनकम थी 100 रुपीज और इस 100 रुपीज में गेन ऑन डिस्पोजल 10 रुपए का शामिल था अकाउंटिंग, तो आप उसको लेस कर देंगे क्योंकि वो ऐड हुआ था। और जो टैक्स का गेन आपका आएगा, लेट्स से वो 5 रुपए आया तो आप ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग लॉस आया है तो वो ऐड लेस हुआ होगा तो आप उसको ऐड कर देंगे। और अगर टैक्स लॉस आया है तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपको करनी होती है अपने अकाउंटिंग इनकम को लेकर। उसमें अकाउंटिंग गेन लॉस की और टैक्स गेन लॉस की एडजस्टमेंट करनी होती है। अब इनको जब नेट ऑफ करेंगे तो ये हमारी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आएगी जिसमें हमें टैक्स वर्कआउट करना है। तो ये एक बात हो गई हमारी बुनियादी सी। और ये कॉलम आप अगर आईआरएस पे देखेंगे कहाँ दिए होते हैं, जो एडजस्टमेंट का फॉर्म होता है ना, जहाँ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट सारी होती हैं, इन एडमिसिबल डिडक्शन, एडमिसिबल डिडक्शन, तो वहां पर ही इनकी एडजस्टमेंट्स अवेलेबल होती हैं आपको। इन एडमिसिबल में आ रही होती हैं दो लाइन आइटम, और 2 लाइन आइटम आ रहे होते हैं एडमिसिबल। इन एडमिसिबल मतलब एड बैक करना, एडमिसिबल मतलब सब्सट्रैक्ट करना, लेस करना। ये इसमें कोई कंफ्यूजन, ये क्लियर है आपको बात? ये जो एडजस्टमेंट करनी है टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, ये प्लीज मुझे बताइएगा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? जी क्लियर। ओके है सर। सेक्शन 22 सब सेक्शन 8 की हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मैसर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी है, उसने परचेज अ कार फॉर 3 मिलियन। 3 मिलियन की गाड़ी खरीदी थी ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को, और बिजनेस में डिप्लॉय कर दी थी। कार लेटर ऑन सोल्ड कर दी 2.5 मिलियन की
यानी 30 लाख की खरीद के 25 लाख की बेच दी, और बेची कब है? 28 जून 2024 को। तो इसका मतलब है टैक्स ईयर 21 में खरीदी और टैक्स ईयर 24 में बेच दी। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना लेते हैं। कॉस्ट थी 3 मिलियन, तो टैक्स ईयर 21 के अंदर हमने डेप्रिसिएशन रेट 15% लगाया। इनिशियल अलाउंस तो इस पे निकलेगा नहीं क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो है नहीं। और तो इसकी WDV क्या आ गई? 30 लाख में से हमने 4.5 लाख निकाल दिया। उसके बाद दो टैक्स ईयर 22 पे हमने रेट लगाया। जी नवीद इकबाल, क्या आपका सवाल है, बताइए। जी नवीद भाई बताइए। वही सब। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपका हाथ खड़ा हुआ है कमेंट जी सेशन जी। में। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो 3 मिलियन की अमाउंट है, इसकी तो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू 2.5 मिलियन नहीं होगी? वो आ जाएगा, आगे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। अभी तो देखें हम सेक्शन 22 के सब सेक्शन 8 में जो लिखा है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है इससे? एक मिनट, मैं इसको, वो आगे आएगी हमारी इलस्ट्रेशन, लेकिन ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो तो हम इसको ठीक है, हम इसको चेंज कर देते हैं। चलें, अब हम दोबारा से शुरू कर लेते हैं। सेक्शन 22 सब सेक्शन 8 की इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने 2 मिलियन 20 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी टैक्स ईयर 21 में और बिजनेस में डिप्लॉय कर दी। तो लिहाजा डिप्लॉय किया है तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के तहत हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। कार 18 लाख रुपए की बेच दी टैक्स ईयर 24 में। तो आइए इसका गेन वर्कआउट करते हैं। 2 मिलियन का हमने 15% निकाला तो टैक्स डेप्रिसिएशन 2021 में आ गया 3 लाख रुपए। 2 लाख में से 3 लाख निकाला तो 17 लाख रुपए WDV आ गई 21 में। इसी तरह हमने 17 लाख पे 15% निकाला टैक्स ईयर 22 में, तो WDV आ गई 14,45,000। और टैक्स ईयर 2023 में भी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद WDV आ गई 12,28,000। देखें यहाँ पे टैक्स ईयर 2024 का हमने डेप्रिसिएशन नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? अभी अभी हमने पढ़ा है कि इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो लिहाजा WDV 2024 में क्या हुई? सेम जो कि 2023 की ओपनिंग एंडिंग पे मौजूद थी, यानी 2024 के ओपनिंग पे जो मौजूद थी वही हमने लेनी है। तो अब देखिए, 12,28,000 की WDV थी, 18 लाख रुपए की सेल हो गई, तो 5,71,000 रुपए का टैक्स गेन आ गया। ये गेन क्या करेंगे आप? अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। और अकाउंटिंग इनकम के अंदर जो भी अकाउंटिंग गेन आया होगा इस कार की सेल पे वो आप लेस कर देंगे और ये वाला आप ऐड कर देंगे। क्लियर है ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है भाई? क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसी तरह से अगर ये सिचुएशन यहाँ अगर आप देखें, अगर ये सिचुएशन डिफरेंट होती, 18 लाख रुपए WDV होती और सेल प्राइस 12,28,000 होती, तो यहाँ लॉस आ जाता। तो लॉस को आप क्या करते? इनकम फ्रॉम बिजनेस में से लेस कर देते, और जो अकाउंटिंग लॉस होता वो आप ऐड बैक कर देते, क्योंकि वो लेस हुआ हुआ था तो आप उसको ऐड बैक कर देते। तो मैंने यहाँ टैक्स गेन की एग्जांपल बना दी है, लेकिन अगर लॉस भी आ जाए तो हम बात कर चुके हैं, यहाँ ऊपर भी हमने बात कर ली। अकॉर्डिंगली आपको काम कर लेना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सब सेक्शन नंबर 9 की तरफ। Where subsection 3 applies, the written down value of asset for the purpose of subsection 8 shall be increased by the amount that is not allowed as deduction as a result of application of subsection 3। सबसेक्शन 3 हमने देखा था, वो क्या है? सबसेक्शन 3 ये था कि अगर आप एक एसेट को पार्टली यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, पार्टली यूज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आप क्या करेंगे? जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा वो होगा जो कि एक फेयर वेल एक यहाँ लफ्ज यूज हुआ था, बहुत अच्छा लफ्ज यूज हुआ था। हाँ, फेयर प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट वुड हैव बीन अलाउड। यानी आप, हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन अगर आया 100 रुपए का, और अगर 50% एसेट बिजनेस में यूज हो रहे हैं, 50% फॉर पर्सनल यूज, तो आप 50% जो है 100 रुपए का 50%, 50 रुपए आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे एज एन अलाउेबल डेप्रिसिएशन, और 50 रुपए को डेप्रिसिएशन को आप डिसअलाउ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए भी एसेट यूज हो रहा था। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो क्या करेंगे आप? तो सब सेक्शन 8 में जो टैक्स गेन या टैक्स लॉस वर्कआउट होना है, तो कैसे वर्कआउट होगा? वो ये कह रहे हैं कि वो जो आपने डिसअलाउ किया है ना अमाउंट, उससे आप इंक्रीज कर दीजिएगा WDV की वैल्यू। आइए मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन बताता हूँ। आपको स्प्रेडशीट नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही। ठीक है।
अच्छा, कोई कंफ्यूजन दोबारा से अमाउंट में ना हो इसलिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ। देखिए, ये सब सेक्शन 9 के इलस्ट्रेशन है। अगेन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने एक गाड़ी खरीदी 2 मिलियन की और उसे बिजनेस में डिप्लॉय कर दिया टैक्स ईयर 21 में। बिल्कुल पहली जो एग्जांपल हमने देखी है उसी को मैंने कॉपी कर लिया है और 18 लाख की बेच दी 2024 में। देखिए हुआ क्या, मैंने उस गाड़ी को बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किया। और मेरा ख्याल ये है कि मैंने आधा बिजनेस के लिए और आधा पर्सनल यूज में लिया। ये परसेंटेज डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल्डिंग है, उसमें 4 कमरे हैं या 4 फ्लोर है। अगर एक फ्लोर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो 25% अलाउड होना चाहिए डेप्रिसिएशन, 75% डिसअलाउड हो जाएगा। तो जो भी फेयर प्रोपोर्शन है वो आपने देख लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डेप्रिसिएशन तीनों सालों का वर्कआउट कर लिया। चौथे साल में तो कुछ भी नहीं होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है डिस्पोजल के साल में डेप्रिसिएशन नहीं मिलता आपको। तो टैक्स ईयर 2024 में आप डिस्पोजल कर रहे हैं, लेकिन आपने ये पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे चार्ज नहीं किया है अपनी बुक्स में। क्यों? क्योंकि आपने 50% पर्सनल यूज था या जो भी परसेंटेज जो हमने आसानी के लिए 50 रख लिया, तो ये तो डिसअलाउ हुआ था। तो ये जो आपका अमाउंट था ये डिसअलाउड था। तो आपको ये कहा जा रहा है सबसेक्शन 9 में कि जो डब्ल्यू आई है उसमें ऐड कर लीजिएगा डिसअलाउड अमाउंट। तो लिहाजा आपने क्या किया, आपने अपनी डब्ल्यू को इंक्रीज कर दिया उस अमाउंट से जो आपको डिसअलाउ हुई थी। यानी आपने उसको एसेट का पार्ट बना दिया। और उसके बाद सेल प्रोसीड्स में से माइनस करके आप देखें इस केस के अंदर ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस दोनों एक जैसे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ गया, ऊपर वाले केस में 5,71,000 का टैक्स गेन आया, यहाँ पे आपका 1,85,000 का। अब यहाँ क्या आया था देखें, ये आपका गेन आ गया था और यहाँ देखें क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका टैक्स लॉस नहीं है, टैक्स गेन आ गया ऑन सेल ऑफ कार। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाली सिचुएशन में और नीचे वाली सिचुएशन में फर्क इसने डाल दिया 3,85,000 ने। ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन है सबसेक्शन 9 की। अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन डिस अलाउ किया है ड्यू टू एसेट बीइंग यूज्ड फॉर पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, सो देयरफॉर यू हैव टू ऐड द disallowed depreciation in your WDV to work out adjusted WDV, and after getting this figure, subtract this figure from sale proceed, and resulting amount will be taxable tax gain or tax loss, and that you will consider for your tax working for computing taxable income. तो ये इलस्ट्रेशन क्लियर है आपको? सबसेक्शन 9 सेक्शन 22, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। सबसेक्शन 13, for the purpose of this section, clause A, the cost of a depreciable asset being a passenger transport vehicle not plying for hire shall not exceed 7.5 million rupees। इसका मतलब ये है, ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है ना, बस चल रही है, रोड पे ट्रक चल रहा है, ऐसी गाड़ी नहीं है, बल्कि आपने एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ली हुई है। सॉरी, ट्रक इसमें नहीं आएगा। वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो कि नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, जो कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर नहीं चलती, आप अपनी कंपनीज के लिए ले लेते हैं। इसके अंदर हर किस्म की कार आ जाती है, बस आ जाती है। तो उसकी वैल्यू जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट कॉस्ट हो सकता है आपने किसी को डायरेक्टर्स को आपने 3 करोड़ की गाड़ी खरीद के दी हो, लेकिन फॉर इस सेक्शन के लिए आपने उस वैल्यू को 75 लाख रुपए तक रिस्ट्रिक्ट रखना है। अब आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे 10 से, सबसेक्शन 10 से। अब इसका मतलब ये आपने कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दी तो डेप्रिसिएशन तो 75 लाख पे आप वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर आपने 2 करोड़ की चीज ली थी, अब वो बेचने के लेट से 2.5 करोड़ की बेच रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो आपको 75 लाख पे आ रहा था। तो क्या कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है? तो जी हाँ, एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो यहाँ बात की जा रही है। वेयर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 13 अप्लाइज, द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 8। 8 क्या था? 8 ये था कि अगर आपका कोई आप बिजनेस एसेट बेचेंगे, अगर टैक्स गेन आए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर दीजिएगा, लॉस आए तो लेस कर दीजिएगा। तो सबसेक्शन 8 के लिए आपको किस तरह से वर्किंग करनी है, गेन लॉस कैसे निकालना है, देखिए फॉर्मूला। ए है अमाउंट रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, यानी जो कंसिडरेशन आपको मिली वो ए है। बी है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट, जो कि आपको क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 13 में बताई गई। और सी है जो एक्चुअल एक्वायरिंग कॉस्ट थी। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला वर्कआउट करना है। ये किस चीज का फार्मूला है, यहां से दोबारा देख लीजिए, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल
शेल बी वर्क आउट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आपको कंसिडरेशन इस फॉर्मूले से निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 करोड़ की चीज थी, 2.5 करोड़ की बेच दी, तो आप 2.5 करोड़ नहीं लेंगे, आप इस तरह से फॉर्मूले से आप 2.5 करोड़ को एडजस्ट करेंगे। अगर ये कार थी या बस थी जो कि आपने पैसेंजर्स के लिए अपने लिए रखी थी, बिजनेस में डिप्लॉय की थी, और आपने इसको ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं आप, तो कंसिडरेशन आप कैसे निकालेंगे इसकी, आइए मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। देखिए क्या होगा। अब देखिए, ये स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी टैक्स ईयर 23 में और बिजनेस में डिप्लॉय कर दी, और टैक्स ईयर 24 में 11 मिलियन की बेच दी। तो देखिए कैसे लॉस वर्कआउट होगा या गेन वर्कआउट होगा। देखिए कॉस्ट है 10 मिलियन, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट क्या है, 75 लाख। ये कहाँ हमें बताया गया है, सेक्शन 22 सबसेक्शन 13 क्लॉज ए में। तो इसका डेप्रिसिएशन जो वर्कआउट होगा, कॉस्ट पे नहीं होगा 10 मिलियन पे, बल्कि 75 लाख पे होगा। तो डेप्रिसिएशन इसका आया 11,25,000 रुपए। तो डब्ल्यू कितनी वर्कआउट हो गई, 63,75,000 रुपए। तो अब जब आप डिस्पोजल करने गए तो आपके पास तो यही डब्ल्यू थी। तो होना तो ये चाहिए था कि आप इसको माइनस कर देते, जो आपकी कंसिडरेशन है कितने की आपने बेची है, 11 मिलियन की। लेकिन ऐसे नहीं हमें करना, हमें यहाँ पर सेल प्राइस को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये देखिए, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला कि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से और मल्टीप्लाई करते हैं सेल प्राइस से। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट थी 75 लाख, इसको डिवाइड कर दिया 10 मिलियन से, 1 करोड़ से, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 मिलियन से, 11 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख से। तो ये जो अब सेल प्रोसीड एडजस्ट होके आई, वो आई 8 लाख 82,50,000। तो आपका टैक्स गेन होगा 18,75,000। अदरवाइज क्या होता, अगर ये आप एडजस्टमेंट नहीं करते, आपका गेन कितना बड़ा आता, देखिए ये देखिए 46 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता। तो यहाँ पर लेजिस्लेटर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन 10 मिलियन के प्रोपोर्शन से नहीं मिला, तो सेल प्रोसीड को भी आप कम कर दीजिए, और जिस प्रोपोर्शन पे आपने वैल्यू रिस्ट्रिक्ट की थी, उसी प्रोपोर्शन से सेल प्रोसीड को रिस्ट्रिक्ट करके आप जो भी टैक्स गेन आएगा आप उसको टैक्स कराएंगे। अकाउंटिंग गेन हो सकता है बहुत बड़ा आया हो, या हो सकता है छोटा आया हो, ना आया हो, तो अकाउंटिंग गेन को आप वापस से डिडक्ट कर देंगे और टैक्स गेन को आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देंगे। ये किस केस में सिनेरियो है, जबकि आपके पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, नॉट फ्लाइंग फॉर हायर, और आप उसकी वैल्यू जो है 75 लाख रुपए रिस्ट्रिक्ट की गई थी। क्लियर है ये बात, किसी को कोई क्वेश्चन। सब क्लियर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन सब क्लॉज डी देखिएगा। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ ये बात कही जा रही है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच देते हैं, यानी जो बिजनेस में डिप्लॉय की भी आपने, और जैसे कि बिल्डिंग होती है, तो अगर उसकी जो डिस्पोजल की वैल्यू है, कंसिडरेशन ऑन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल बढ़ जाए उस वैल्यू से जो कॉस्ट थी। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, आज डब्ल्यू जो भी हो, लेकिन आप 100 रुपए से इसको कंपेयर करें। अगर 100 रुपए की चीज खरीदी थी और चीज आपने बेच दी 200 रुपए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, कंसिडरेशन रिसीव शेल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप क्या कीजिएगा, कॉस्ट तो मसलन 100 रुपए की प्रॉपर्टी थी, आपने 200 रुपए की बेच दी, तो अब इस सिचुएशन में कॉस्ट को भी आप 200 रुपए ही ट्रीट कर लीजिएगा। वर्किंग करते हुए आपको सेक्शन 8 में जब वर्किंग करेंगे कैपिटल गेन लॉस की, आप कॉस्ट 100 रुपए मत कंसीडर कीजिएगा, 200 रुपए कीजिएगा। आइए इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इलस्ट्रेशन में देखिए, मैसे स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देखें बिल्डिंग खरीदी 3 मिलियन की टैक्स ईयर 20 में, और बिजनेस में डाल दिया इसको, और उसको 5 मिलियन की बेच दिया टैक्स ईयर 24 में। तो सबसे पहले तो देखें 3 मिलियन का बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 10% के लिहाज से पहले साल 3 लाख आया, दूसरे साल 2,70,000, तीसरे साल 2,43,000, और क्लोजिंग डब्ल्यू आ गई 21,87,000। तो होना तो ये चाहिए, मैं इसमें से माइनस कर दूं, कितने की बेची मैंने, 50 लाख की, मेरा गेन आना चाहिए 28 लाख रुपए का। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, सेल प्रोसीड क्या है 50 लाख रुपए,
अब आप कॉस्ट को भी 50 लाख ले लीजिए, हालांकि कॉस्ट गौर करें क्या थी, कॉस्ट आपकी क्या थी, देखिए कॉस्ट आपकी 3 मिलियन थी, लेकिन लॉ ने आपसे ये कहा कि आप कॉस्ट भी 5 मिलियन ही कंसीडर कर लीजिएगा। आप ये मत कीजिएगा कि किसी की प्रॉपर्टी बिकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 8 में वर्किंग करते हुए आपने 3 लाख 30 लाख कंसीडर कर ली कॉस्ट, 30 लाख कंसीडर करेंगे, देखें क्या होगा, आपका तो गेन 28 लाख का आ गया। तो लेजिस्लेटर आपको कंसेशन दे रहा है कि नहीं, जिस हद तक आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है बस हम उसी हद तक उसको रिवर्स करते हुए आपको टैक्स कराएंगे। अब देखें इसका इसका फायदा क्या हुआ, सेल प्रोसीड में और कॉस्ट में जब कोई डिफरेंस नहीं रखा गया तो उससे क्या हुआ, कॉस्ट में से तो जाहिर है जितनी भी टैक्स डेप्रिसिएशन था वो आप माइनस करते हैं तो डब्ल्यूटीवी आती है ना, तो यहाँ पर हमने कॉस्ट को चेंज कर दिया, 5 मिलियन कर दिया, यहाँ 3 मिलियन थी तो डब्ल्यूटीवी 21 लाख 87 हजार, यहाँ 50 लाख रखा और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारी जो डब्ल्यूटीवी 41 लाख 87 हजार, तो गेन देखिए हमारा क्या आया, 8 लाख 13 हजार। दूसरे अल्फाज में अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो गेन आपका सिर्फ वही अमाउंट आता है जो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, बस। इस इलस्ट्रेशन में किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए प्लीज। भाई अगर ये बिजनेस कोई लिमिटेड कंपनी नहीं है तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये लाजमी किसी इंडिविजुअल के नाम पे होगी? नहीं नहीं, ये प्रोप्राइटरशिप के नाम पे भी हो सकती है, एओपी के नाम पे भी हो सकती है, मतलब बिजनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही हो। नहीं, एक्चुअल उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ओनरशिप है वो तो इंडिविजुअल पे हो सकता है ना। देखें वैसे अगर बिजनेस में प्रॉपर्टी ली जाती है ना तो उसके अंदर प्रोप्राइटरशिप के नाम पर ही ली जाती है, यानी एग्रीमेंट प्रोप्राइटर मसलन होगा ये कि जुनैद इंटरप्राइजेज, परचेज बाय जुनैद इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर जुनैद इकबाल, होगी मेरे एनआईसी पे ही, लेकिन जो एग्रीमेंट बना हुआ होगा परचेज एग्रीमेंट वो प्रोप्राइटरशिप के नाम बना हुआ होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे नाम पर भी है और अगर मैंने उसको बिजनेस में डिप्लॉय किया हुआ है तो ठीक है, ये भी सफिशिएंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ में ये भी प्रोवाइड किया हुआ है अगर आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी वेल्थ के अंदर मौजूद थी, अगर आप उसको शिफ्ट कर देते हैं पर्सनल वेल्थ से निकाल के बैलेंस शीट में डिप्लॉय कर देते हैं बिजनेस यूज के लिए, तो ये भी डिस्पोजल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जाहिर है आपके नाम पर ही प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन वो बिजनेस प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी क्योंकि बैलेंस शीट में चली गई, वेल्थ से निकल गई और वहां उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। जी किसी और का सवाल?